हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसमें हम फ्लेक्स ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये सेक्टर में देखोगे तो स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। वी विल डिस्कस कि क्या अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या क्या कंपनीज का क्या डिफरेंशिएटेड बिजनेस मॉडल है, मैनेजमेंट का क्या कमेंट्री है, इस क्वार्टर में क्या रिजल्ट्स आया एंड इज इट एन अपॉर्चुनिटी, और इसमें वैल्यूएशंस भी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अगर मैं आपको शो करूँ तो टोटल 5 कंपनीज लिस्टेड है इन कोवर्किंग। वी वर्क, स्मार्ट वर्क्स, इंडिक्यूब, EFC एंड AWFIS। अगर आप टॉप से देखोगे तो इनमें काफी अच्छा करेक्शन है डिस्पाइट ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो सभी कंपनीज ने 20% का ग्रोथ रिपोर्ट किया था इन दिस क्वार्टर। एंड इफ आई शो यू वन मोर थिंग, अगर आप इनका 1 ईयर रिटर्न देखोगे तो इनमें काफी अच्छा करेक्शन है। लेकिन अगर आप इसको YTT में देखोगे तो मैंने ये चार्ट को गूगल फाइनेंस में ओपन किया। इफ आई शो यू YTT जैन से पर्टिकुलरली, ये स्टॉक्स में वन वे करेक्शन चल रहा है, इट इज नॉट स्टॉपिंग। अगर मैं आपको सिर्फ YTT कंपेयर करूँ तो AWFIS 50% डाउन है और बाकी कंपनीज भी 30 से 35% का करेक्शन है। तो कंपनीज को समझने से पहले आइए हम थोड़ा इनका बिजनेस मॉडल पे डिस्कस करते हैं। ये कंपनीज क्या करती है, दे प्रोवाइड ऑफिस एज अ सर्विस टू द एंटरप्राइज क्लाइंट्स। तो सोचो, अगर गूगल को इंडिया में ऑफिस खोलना है तो फर्स्ट दे हैव टू फाइंड अ लोकेशन। और अगर गूगल को सोचो, अगर 1000 सीट्स का ऑफिस खोलना है इंडिया में, दे विल फाइंड अ लोकेशन एंड देन दे हैव टू मैनेज द फैसिलिटी, डू द इंटीरियर। ये काफी बड़ा हैसल है। ये कोवर्किंग कंपनीज क्या बोलती है कि आप मेरे को बता दो क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से मैं आपको ऑफिस प्रोवाइड कर दूंगा एट अ बेटर कॉस्ट एंड फास्टर टर्न अराउंड। ये कंपनीज का मोट यही है, ये फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं एंड दे मैनेज द फैसिलिटीज एंड दे ऑल्सो प्रोवाइड वेरियस अदर एम्यूनिटीज एज वेल। इसमें काफी इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स है जो एज ए इन्वेस्टर हमें ट्रैक करना है। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द सीट्स। तो आप कोई भी कंपनीज को ट्रैक करोगे दे विल से कि हम 20,000 सीट्स, 30,000 सीट्स को ऐड करें। सीट्स इज जस्ट लाइक द इन्वेंट्री फॉर देम। अगर कोई कंपनी का 1 लाख सीट्स है एंड दे आर सेइंग दे विल ऐड 30,000 सीट्स, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 30% से अपने कैपेसिटी को इंक्रीज करते जा रही है। और पर मंथ ये कंपनी सीट को बिल करती है। जैसे इनका अगर आप रेवेन्यू देखोगे तो कोई कंपनी 10,000 चार्ज करता है और वीवर्क जैसी कंपनी 22,000 पर मंथ भी सीट को चार्ज करता है। एंड देन दे विल टॉक अबाउट द ऑक्यूपेंसी। अगर हायर द ऑक्यूपेंसी, हायर विल बी द मार्जिन। कोई कंपनी का अगर आप देखोगे तो वो सीट भी ऐड करते जा रही है और उनका ऑक्यूपेंसी भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो देन द मार्जिन विल एक्सपैंड बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। और कोई कंपनी सीट ऐड करते जा रही है लेकिन उनका ऑक्यूपेंसी डिक्रीज होते जा रहा है, देन इट इज अ वेरी डेंजरस साइन। देन यू हैव टू ट्रैक कि ऑक्यूपेंसी उनका क्यों डिक्रीज होते जा रहा है। एज सेंटर्स मेच्योर तो उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है। एक सेंटर को फिल इन करने में 9 से 12 मंथ्स का टाइम लगता है एंड देन वी कैन से कि वो सेंटर मेच्योर हो गया आफ्टर 1 ईयर। जैसे ही कंपनी का सेंटर मेच्योर होने लगता है देन उनका मार्जिन एक्सपैंड होने लगता है। टिपिकली ये कोवर्किंग कंपनीज दो मॉडल पे चलते हैं। फर्स्ट इज स्ट्रेट लीज मॉडल या SL मॉडल एंड देन इज मैनेज्ड एग्रीगेशन या MA मॉडल। तो ये सभी कॉन कॉल में आप सुनोगे MA मॉडल या SL मॉडल। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। SL मॉडल में क्या होता है, सोचो एक लैंडलॉर्ड है और एक कोवर्किंग कंपनी है या ऑपरेटर है। कंपनी लैंडलॉर्ड के पास जाता है और बोलता है कि आप अपना बिल्डिंग मुझे दे दो, मैं आपको फिक्स्ड रेंट दूंगा और आप इसको हमको लॉन्ग टर्म लीज में दे दो। तो ये हो गया आपका SL मॉडल। और मैनेज एग्रीगेशन मॉडल में क्या होता है, लैंडलॉर्ड और कोवर्किंग कंपनी दोनों आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं। दिस इज मोर लाइक अ एसेट लाइट मॉडल। इसमें लैंडलॉर्ड बिजनेस पार्टनर बन जाता है कोवर्किंग ऑपरेटर का। इन दोनों मॉडल में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट में कोवर्किंग कंपनीज क्या बोलती है कि आप मेरे को लीज कर दो, बाकी मैं आपको मंथली पेमेंट दूंगा। कैपेक्स इसमें ज्यादा होता है। और एज कंपेयर टू MA मॉडल, उसमें जो पेंशन होता है वो एसेट लाइट होता है। MA मॉडल में आपका जो ROCE है वो काफी ज्यादा हाई होता है। जैसे AWFIS है वो आपका MA मॉडल को फॉलो करता है। देयर आर सेवरल टर्म्स यू विल फाइंड एवरीवेयर, लाइक एवरेज लॉक इन पीरियड। एवरेज लॉक इन क्या होता है, सोचो मैं एक ऑपरेटर हूं और मैं एक ऑफिस बना के कॉर्पोरेट को दे दिया एंड दे से कि मैं 1 मंथ बाद ही ऑफिस को छोड़ के जा रहा हूं। इससे तो मेरा लॉस हो जाएगा क्योंकि मैंने काफी ज्यादा केपेक्स किया था। इसलिए क्या करते हैं कोवर्किंग कंपनीज, एवरेज एक लॉक इन पीरियड लगाता है। एटलीस्ट आपको 2 साल तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप पहले चल जाते हो लेकिन आपको 2 साल का जो रेंट, क्योंकि उससे लॉस होता है कोवर्किंग कंपनीज को। दिस इज द एवरेज लॉक इन पीरियड एंड द सेकंड इज द एवरेज टेन्योर। एवरेज टेन्योर क्या हो गया, एक एवरेज जो क्लाइंट है वो कितने साल कोवर्किंग कंपनीज में रहता है। एवरेज क्लाइंट टेन्योर वो होता है 3 से 4 ईयर्स, अराउंड 36 से 48 मंथ्स। जो एंटरप्राइज को कैटर करते हैं उनका हायर एवरेज टेन्योर होता है। जैसे स्मार्ट वर्क्स हो गया, फिर आपका इंडिक्यूब हो गया, इनका जो टेन्योर होता है वो ज्यादा होता है। ये फ्लेक्स ऑपरेटर्स है, ये अदर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी। फर्स्ट इज डिजाइन एंड बिल्ड। डिजाइन एंड बिल्ड में क्या होता है,
दे डिजाइन एंड बिल्ड ऑफिस इंटीरियर फॉर देयर क्लाइंट्स। सो इसमें जैसे आप ईएफसी को देखोगे या एडब्ल्यूएफआईस को देखोगे तो ये सेगमेंट में काफी तेजी से एक्सपैंड करे और बाकी कंपनीज भी इसमें अपना रेवेन्यू को इंक्रीज करना चाह रही है। सो द बिगेस्ट रिस्क अगर आपको इस सेक्टर में ट्रैक करना, दिस इज द एसेट लायबिलिटी मिसमैच। तो अगर आपको मैं इजी भाषा में बताऊं, अगर मैं एक ऑपरेटर हूं जो लैंडलॉर्ड है, उससे बिल्डिंग 10 ईयर्स की लीज में ले लेता हूं, लेकिन वो कंपनीज को मैं 3 या 4 साल के लिए देता हूं। अगर सोचो वो कंपनी चल जाती है 3 साल बाद, तो मुझे वापस को रेंट लगाना पड़ेगा। फिर अगर मुझे वो कोई क्लाइंट मिले ही नहीं तो उस केस में वो खाली रह जाएगा, और खाली रह जाएगा और जबकि मुझे रेंट तो लैंडलॉर्ड को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसे हम फाइनेंस का भाषा में एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। तो अगर ऑक्यूपेंसी डिक्रीज होने लगता है तो ये काफी बड़ा रेड फ्लैग होता है। अब हमने जो बेसिक टर्म समझ लिया है, अब मैंने एक एम्बिट का रिपोर्ट खोला है, तो इसमें सेक्टर का जो ओवरव्यू है और काफी सारे इनसाइट्स भी है, तो ये हमें सेक्टर को डिटेल में समझने में हेल्प करेगा। तो इंडिया का अगर हम फ्लेक्स वर्कस्पेस देखें तो इट इज अ प्रॉक्सी प्ले टू ट्रेडिशनल कमर्शियल रियल एस्टेट। सो जो अडॉप्शन है फ्लेक्स का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सो फ्लेक्स लीजिंग ऑफर्स 20% कॉस्ट सेविंग्स फॉर द टेनेंट वर्सेस ट्रेडिशनल लीजिंग। इसी के कारण अडॉप्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। सो इफ यू सी, मैनेज्ड वर्कस्पेस expanded over 47% CAGR. So flex office expected to reach 144 million square feet by CY27, driven by over 20% CAGR. Since the early 2000s, commercial ऑफिस स्टॉक है वो 18x एक्सपैंड हो चुका है। तो इसमें काफी अच्छा ग्रोथ आया, फ्रॉम 44 मिलियन स्क्वायर फीट टू 883 मिलियन स्क्वायर फीट करेंटली। सो फ्लेक्स वर्क स्पेस हैज एक्सपेंडेड मच फास्टर, और उसमें जो ग्रोथ है वो 23% है। तो इंडिया का जो फ्लेक्स मार्केट है उसमें कंटिन्यूसली अडॉप्शन इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि ये क्लाइंट्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पा रहे हैं एट अ चीपर कॉस्ट, और उनका जो एग्जीक्यूशन है वो भी काफी फास्ट होता है। एंड इफ आई शो यू द ग्रोथ, टोटल फ्लेक्स वर्क स्पेस एक्सपेक्टेड है टू रीच 144 मिलियन स्क्वायर फीट बाय 2027। और जो 7% इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है कमर्शियल ऑफिस स्टॉक, और उसमें जो अगर फ्लेक्स देखोगे वो जो पार्ट है वो 20% से ग्रो करते जा रहा है। अगर आप इसमें कंपनीज को देखोगे, जो मेजर टॉप कंपनीज है, AWFIS, IndiCube, SmartWorks, WeWork। तो AWFIS, IndiCube एंड SmartWorks आर प्रेजेंट अक्रॉस टीयर 1 एंड टीयर 2 सिटीज, और वीवर्क आपका फोकस्ड है इन टीयर 1 सिटीज। सो वीवर्क का जो सेंटर्स है वो सब ग्रेड ए सेंटर्स है, एंड दे कमांड अ प्रीमियम पोजिशनिंग। एंड इंडिक्यूब एंड स्मार्टवर्क्स दे मेनली केटर टू कॉर्पोरेट्स। सो उनका जो सीट्स है वो मेजॉरिटी 300 प्लस सीट्स को टारगेट करते हैं। सो दे आर टारगेटिंग बिग कॉर्पोरेट्स। सो आप वहीं AWFIS को देखोगे तो उनका 67% ऑफ द सीट्स इन MA मॉडल, जो एसेट लाइट मॉडल है। सो दिस इज द वैल्यूएशन मेट्रिक विच यू कैन सी, फ्लेक्स ऑपरेटर्स वर्सेज द होटल्स एंड REITs, कहाँ वो स्टैंड करते हैं। वाई द फ्लेक्स इज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग। सो फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस आर फुल्ली फर्निश्ड serviced office solutions offering adaptable terms for space, lease duration and location. इलस्ट्रेशन ऑफ टिपिकल फ्लेक्स स्पेस बिजनेस मॉडल। सो ये बिजनेस मॉडल आप चार्ट के थ्रू इजीली समझ सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस, अजाइल लीजिंग टर्म्स, fully equipped environments. So they provide a lot of amenities like high speed internet, office furniture, printing, scanning facilities, conference room, reception services, and the costs are shared. So utility, maintenance, security, cleaning services are all managed by the providers, और वो फिर एक बिल बना के दे देते हैं, एंड देन दीज आर बिल्ड टू सूट। सो फ्लेक्स सॉल्यूशंस आर नॉट वन साइज एट ऑल। सो इफ यू सी डिफरेंट, देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस। सो मेजॉरिटी जिसमें भी ग्रोथ आता है वो है आपका मैनेज्ड ऑफिस। सो दिस इज मोर लाइक अ कस्टमाइज्ड और मैनेज्ड ऑफिस। अगर मैं आपको एग्जांपल से शो करूं, दिस वाज बिल्ट बाय इंडी। सो ये मिंत्रा के लिए उन्होंने क्रिएट किया था। सो मैनेज्ड स्पेस ग्रू एट अ 47% कैगर, while hybrid and co-working grew at 20%/16% CAGR. So two types of models are there, जो AWFIS WeWork प्रोवाइड करता है, एंड सेकंड इज द मैनेज्ड ऑफिस जो IndiCube SmartWorks वो प्रोवाइड करते हैं। उनका अगर आप क्लाइंटेल देखोगे तो फ्रीलांस, स्टार्टअप, SME है, और मैनेज्ड ऑफिस में आपका जो क्लाइंटेल है वो लार्ज एंटरप्राइज है। सो दीज आर कस्टमाइज्ड, और कोवर्किंग आपका काफी ज्यादा एक शेयर्ड एनवायरनमेंट की तरह है। देन द सीट कोहॉर्ट इफ यू सी 1 से 100 सीट्स है, और इसमें पर्टिकुलरली 100 के ऊपर का सीट्स होता है। सो लीज टेन्योर इफ यू सी, here is low and here it's high. So occupancy risk of course कोवर्किंग के लिए हाई रहेगा, लेकिन मैनेज्ड ऑफिस के लिए क्योंकि आपको लॉक इन रहता है क्लाइंट्स का, तो उसमें आपको ज्यादा विजिबिलिटी है रेवेन्यू का, और उसमें चर्न रेट भी कम रहता है। सो इफ यू सी द प्राइसिंग, तो कोवर्किंग कंपनीज के लिए प्राइसिंग ऑलमोस्ट प्रीमियम पे रहता है, एंड इफ आई टॉक अबाउट मैनेज्ड ऑफिस, दिस विल बी मिड प्रीमियम। बेंगलुरु इज द लीडिंग फ्लेक्स ऑफिस प्रोवाइडर। उनका मार्केट शेयर पूरे इंडिया में 31% है। दिस फ्लेक्स ऑपरेटर्स इफ यू सी, दे आर टारगेटिंग टू एक्सपैंड देयर रेवेन्यू शेयर बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू एडेड सर्विस। सो वैल्यू एड सर्विस में आपका क्या होगा, मीटिंग रूम्स, वर्चुअल ऑफिस,
parking charges, IT services, cafe, training rooms, जिम. सो फिट आउट विच इज द डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट, एज आई टोल्ड, इसमें काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है. सो EFC एंड AWFIS उनका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है. सो फॉर EFC इट्स अराउंड 40 over 40%, and for AWFIS it's around 20%, and they're big targets there. So if you see the key players, AWFIS का नेटवर्क काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड दे फॉलो एन एसेट लाइट मॉडल. सो वीवर्क इंडिया इफ यू सी, दे आर अ ग्लोबल ब्रांड, ये काफी ज्यादा प्रीमियम भी कमांड कर पाते हैं. एंड देन स्मार्टवर्क्स इफ यू सी, फोकस ऑन बिल्डिंग द लार्ज कैंपस. IndiCube if you see, they specialize in full building managed office solution for enterprises. SmartWorks and IndiCubes focus on managed office where occupancy and tenures are higher, so leading to lower churn rates, while AWFIS जो उनका फोकस था कोवर्किंग पे, where occupancies are little lower, and however they are now expanding in gold and elite offerings, so they are pivoting to tap GCC and larger corporates. So currently if we see the seat cohorts, AWFIS का 1 to 100 seats में around 42% है, whereas for other companies if you see over 100 seats, for SmartWorks and IndiCubes it's around 88%. So Indian office market चौथा सबसे बड़ा मार्केट है ग्लोबली, एंड इफ यू सी द शेयर ऑफ ग्रेड ए ऑफिस इज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग. एंड टॉप सिटीज इन इंडिया, सो बेंगलुरु जैसा मैंने डिस्कस किया था, देन मुंबई, हैदराबाद, गुड़गांव, चेन्नई, दीज आर द टॉप सिटीज. एंड इंडिया में क्या डिफरेंशिएटर है, सो GCC मोमेंटम एंड स्टार्टअप इज इंक्रीजिंग द ऑफिस अब्जॉर्प्शन. जो GCC इज ए काफी बिग डिमांड बूस्टर फॉर द co-working companies. So India provides a significant cost advantage over other countries. So Bengaluru, if you see, they provide the lowest cost among the other competitors. Many GCCs are setting up large dedicated office in Bengaluru, Hyderabad and Pune. And because of this, many flex operators are seeing a lot of growth. Number of GCCs will expand at 4% CAGR, and they're expected to reach 2200 by FY30. Bengaluru emerging as the key market to the GCCs. So these are the basically GCCs which you can see, like Google, Amazon, Microsoft, all big companies which are coming to India to set up their offices. So these all cities cater over 60% of the GCC demand. India provides a better वैल्यू प्रोपोजिशन वर्सेस द अदर डेवलपिंग कंट्रीज. सो अब हमने सेक्टर का ओवरव्यू ले लिया, इसमें काफी अच्छा ग्रोथ प्रोजेक्टेड है ऑफ ओवर 20% कैगर. एंड नाउ लेट्स डिस्कस द रिजल्ट्स. तो स्टार्टिंग फ्रॉम EFC, सो अगर आप उनका क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, इसमें 50% का रेवेन्यू ग्रोथ था, EBITDA ग्रू बाई ओवर 20%, एंड पैट में काफी अच्छा ग्रोथ आया था. सो लीजिंग सेगमेंट द रिपोर्टेड ओवर 40% ग्रोथ. डिजाइन एंड बिल्ड जो सेगमेंट है उसमें 76% का ग्रोथ है. फर्नीचर सेगमेंट का उनमें 16% का ग्रोथ है. सो अगर आप 9 मंथ का रिजल्ट देखोगे, सो उसमें जो EBITDA ग्रोथ था अराउंड 49% है, एंड द पैट ग्रोथ इज ओवर 79%. सो 9 मंथ्स में उन्होंने FY25 का पैट को ऑलरेडी एक्सीड कर दिया है. अगर इफ यू सी द रेवेन्यू मिक्स, फर्नीचर सेगमेंट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 6% एज ऑफ 9 मंथ्स FY26. 52% comes from leasing segment, and the design and build contributes around 42%. And now let's talk about the management guidance, what they said in the con call. So उनका जो ऑक्यूपेंसी है वो 90% के ऊपर मेंटेन्ड है, एंड दे हैव अ वेरी डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस. सो उनका जो एवरेज टेन्योर है वो ओवर 48 मंथ्स है. सो दे एडेड अराउंड 13,000 सीट्स इन 9 मंथ्स FY26. सो उनका जो पूरा साल का गाइडेंस है वो अराउंड 20,000 सीट्स. सो दे आर कॉन्फिडेंट कि वो गाइडेंस को अचीव कर लेंगे. अगर आप इनका डिजाइन और बिल्ड वर्टिकल देखोगे, उसमें काफी अच्छा ग्रोथ था, जैसे हमने डिस्कस भी किया था. सो जो करंट ऑर्डर बुक है उसका 160 करोड़ है, प्रोवाइडिंग अ गाइडेंस कि वो 50-60% ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी. और उनका जो फर्नीचर डिवीजन है, इट प्रोवाइड्स अ बैकवर्ड इंटीग्रेशन. फर्नीचर डिवीजन में दे आर सेइंग कि उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज होगा, वो उनको मार्जिन का बेनिफिट मिलेगा. लीजिंग बिजनेस में वो टारगेट करे कि जो सेंटर लेवल मार्जिन है वो 30% है. इफ आई एक्सक्लूड द कॉर्पोरेट ओवरहेड, उनका जो मार्जिन है वो 25% है. सो डिजाइन एंड बिल्ड में दे हैव अ पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 18 से 20%, एंड इन फर्नीचर सेगमेंट दे हैव अ पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 20 से 20%. दिस दे बिलीव दे कैन अचीव इन ओवर द लॉन्ग टर्म, ट्राइंग टू अडॉप्ट अ रीट स्ट्रक्चर. सो इन्होंने कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था. सो दिस इज अंडर प्रोसेस. सो इसमें क्या होता है, दे ऑल द प्रॉपर्टीज विल बी मैनेज्ड बाय अ स्ट्रक्चर. सो EFC को 1% AUM पे मिलेगा. सो दिस विल बी अ वेरी एसेट लाइट इनकम फॉर EFC. जब भी ये होता है, सो EFC को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. एंड देन दे आर सेइंग कि ओवरऑल जो उनका ग्रोथ गाइडेंस है वो 30 से 40% कंटिन्यू कर सकते हैं ओवर द मीडियम टर्म. उसमें जो मेजॉरिटी उनका जो ग्रोथ कंट्रीब्यूटर होगा वो होगा उनका डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट. उसमें जो उनका ग्रोथ गाइडेंस है वो 50 से 60%, एंड द फर्नीचर सेगमेंट उसमें भी 50% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है. और जो उनका लीजिंग वर्टिकल है, जो उनको रेकरिंग रेवेन्यू है, जो उनका कैश काउ बिजनेस है, वो 25 से 30% ग्रो होगा. सो इन 3 वर्टिकल्स को आप कंसोलिडेट करके देखोगे तो उनका जो ओवरऑल ग्रोथ नेक्स्ट 2 ईयर्स दे हैव सेड एटलीस्ट कि 30 से 40% आ सकता है विद द ओवरऑल पैट मार्जिन ऑफ अराउंड 20 से 22%. सो EFC में एक और प्रॉब्लम भी है, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो रिसेंटली उन्होंने अपने कंपनी को मर्ज कर लिया था व्हाइट हिल. सो उसके कारण अगर आप इनका
ईपीएस ग्रोथ देखोगे तो इस क्वार्टर में उनका पैट ग्रोथ आया था, लेकिन उनका ईपीएस ग्रोथ नहीं आया बिकॉज ऑफ द डाइल्यूशन। सो दिस यू हैव टू ट्रैक। एंड नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड कंपनी विच इज AWFIS। उनका जो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ था अराउंड 20%, कोवर्किंग एंड अलाइड सर्विसेज से दैट ग्रू 32%, एंड देन ऑपरेटिंग एबिटा grew by 30%. PAT margins came at around 5.7%, which is at growth of over 52%, which is around 22 करोड़। और उनका जो ROC है वो काफ़ी हाई है बिकॉज दे फॉलो द MA मॉडल। अगर आप उनका 9 मंथ्स देखोगे तो उनका ग्रोथ था 25%। सो इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ 20% इसलिए था बिकॉज जो उनका डिजाइन एंड बिल्ड सेगमेंट है उसमें ग्रोथ नहीं आया बिकॉज ऑफ द गार्ड restrictions. So currently they have around 246 centers with a total seats of around 166,000, and they have total science centers of 257, and टोटल सीट सप्लाई सीट्स अवेलेबल एट 177,000। एंड इनका MA अगर मॉडल में देखोगे तो उनका टोटल जो सीट्स है वो अराउंड 62% है। सो इस क्वार्टर में इनका ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुआ विच इंक्रीज टू अराउंड 75%। 12 मंथ्स का जो विंटेज देखोगे वो अराउंड 84% है। सो एज इसका शेयर इंक्रीज होता जा रहा है देन वी विल सी देयर मार्जिन एक्सपेंशन हैपनिंग। सो इफ वी सी देयर वेटेड एवरेज टेन्योर विच इज अराउंड 37 मंथ्स, और उनका जो लॉक इन टेन्योर है वो है अराउंड 26 मंथ्स। सो बिफोर डिस्कसिंग व्हाट दे डिस्कस्ड इन द कॉन कॉल, सो आप ये मॉडल को देख सकते हो ऑफिस का जो मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल है, हाउ ये डिफरेंशिएट है विद एसेट ओनर्स, ब्रांड ओनर्स एंड द फ्लेक्स जो ऑपरेटर्स है जो एसेट हैवी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। तो उनमें जो ROC है इनका काफी ज्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ दिस एसेट लाइट एक्सपेंशन। सो दिस इज द GCCs दे हैव वॉन दिस क्वार्टर। दिस इज द ग्रोथ इन द कोवर्किंग सेगमेंट। सो कोवर्किंग सेगमेंट में काफी अच्छा ग्रोथ था। अगर आप उनका ट्रांसफॉर्म सेगमेंट देखोगे तो उसमें डीग्रोथ आया। सो इफ यू आर ट्रैकिंग AWFIS, अगर आप स्क्रीनर में एबिटा देखोगे ना आपको 33-36% का दिखेगा। सो ये इंडियाज अकाउंटिंग के हिसाब से है, लेकिन आपको इसको एडजस्टेड करके देखना है। सो ये रहा आपका नॉर्मलाइज्ड फाइनेंशियल्स। सो इसमें आप देखोगे तो इनका जो एक्चुअल एबिटा है वो अराउंड 14.5% के आसपास है। दिस गिव्स यू द रियल पिक्चर। सो दिस इज द रियल कैश फ्लो विच दे जनरेट। सो आप जैसे स्क्रीनर में देखोगे 36% है वो एज पर इंडियस है, लेकिन उसको आपको हटा के देखना है क्योंकि उसमें जो लीज अकाउंटिंग है उसके चक्कर में ये प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन जो रियल एबिटा है जो बिजनेस का वो ये है, आपको इसमें फोकस करना है विच इज 14.4%। एंड देयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो एबिटा इज ओवर 1x विच दे हैव कंटिन्यूसली मेंटेन्ड। दे आर नेट डेट फ्री, उनका जो कैश पोजिशन है वो हेल्दी है। एंड देयर एनुअलाइज्ड ROC इफ यू सी इज ओवर 66% एंड ROE इज एट 16.8%। नाउ अब डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कॉन कॉल में क्या क्या शेयर किया था। सो उनका जो ट्रांसफॉर्म सेगमेंट है वो इंपैक्ट हुआ था इस क्वार्टर में, उसके कारण उनका जो ओवरऑल ग्रोथ है वो 20% है। अगर आप देखोगे उनका जो कंस्ट्रक्शन एंड फिट आउट प्रोजेक्ट्स का ग्रोथ है वो -18% है। दिस वॉज इंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द गार्ड रेगुलेशंस। सो ये सेगमेंट में हम नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स में रिकवरी देखेंगे। सो इस क्वार्टर में उन्होंने 8,000 सीट को ऐड किया है। सो ओवरऑल जो सीट गाइडेंस AWFIS का वो 40,000 था, एंड नाउ दे हैव रिड्यूस्ड द गाइडेंस टू 32,000। एंड नाउ कंपनी कह रही है कि वो ऑक्यूपेंसी पे ज्यादा फोकस कर रहा है एज कंपेयर टू सीट एडिशन। सो उनका अगर आप ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखोगे तो YoY बेसिस में उनको इंप्रूवमेंट मिला है। एंड दे आर ऑल्सो सेइंग कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में ऑक्यूपेंसी में और इंप्रूवमेंट आएगा बाय एटलीस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स। सो उनका प्रीमियम पोर्टफोलियो में वो कंटिन्यूसली एक्सपैंड करते जा रहे हैं। दे हैव 32 गोल्ड एंड एलाइड सेंटर्स अक्रॉस द की माइक्रो मार्केट्स टू पोजिशन फॉर द GCC डिमांड। सो करंटली अगर आप उनका देखोगे तो 80+ GCC क्लाइंट्स है विच कंट्रीब्यूट अराउंड 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू। 12 GCC डील्स को उन्होंने क्लोज किया था इन 9 मंथ्स FY26 with additional 11 GCC deals expected to go live in January to June 2026। सो उनका इस साल का जो केपेक्स गाइडेंस है वो अराउंड 200 करोड़ है, एंड दिस विल बी लार्जली टुवर्ड्स देयर एलीट एंड इंटीरियर सेगमेंट। और उनका जो करंटली कैश बैलेंस है वो अप्रोक्सीमेटली एट 96 करोड़ है विच इज क्वाइट हेल्दी। ट्रांसफॉर्म बिजनेस का जो पाइपलाइन है वो काफी डिसेंट है ऑफ ओवर 200 करोड़, एंड दिस ईयर दे आर टारगेटिंग टू मेंटेन 25 से 30% ग्रोथ। अब दूसरी कंपनी पे चलते हैं दैट इज स्मार्टवर्क्स। अगर आप उनका YoY बेसिस में ग्रोथ देखोगे तो 34% का ग्रोथ है विच इज एट 472 करोड़। एंड इफ यू सी देयर नॉर्मलाइज्ड एबिटा विच गिव्स द रियल पिक्चर which grew by over 86%. So they got a strong operating leverage, and currently their margins expanded to 18%. And if you see the normalized PBT which grew by 65%, and they first time became India's PAT positive. उनका जो रिटर्न मेट्रिक्स है उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। ROC at 20.5% which grew by over 1350 BPS। और उनका जो नेट डेट फ्री है कंपनी दे आर मेंटेनिंग दैट स्टेटस। सो उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है उसमें भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। एंड देयर OCF दिस क्वार्टर क्रॉस्ड ओवर 100 करोड़। Currently their OCF to EBITDA is around 1.2x। सो एंटरप्राइज क्लाइंट्स उनका 90% ऑफ द टोटल रेंटल रेवेन्यू है, एंड देर लार्ज फॉर्मेट डील्स विच इज द
सो स्मार्टवर्क्स क्या कर रहा है, दे आर ओपनिंग बिग कैंपस और दे आर टारगेटिंग 1000+ सीट्स। सो इसमें जो उनका सेगमेंट है वो 35% केटर करता है। इफ यू सी देयर ऑक्यूपेंसी, सो उनका कमिटेड ऑक्यूपेंसी इंप्रूव टू 92%, 88% ऑन क्यू एन क्यू बेसिस। सो उनका जो सेंटर लेवल मार्जिन है वो अराउंड 27% है। तो द इंक्रीजिंग शेयर ऑफ mature center is expected to structurally drive portfolio level margin expansion. So उनका ancillary revenue which is their VAS value added services and fit out as a services वो increase होते जाएगा because of the higher footprints and occupancy. So उसमें भी हम 30 से 35% growth देखेंगे। GCC अभी उनका currently 15% of the total revenue रहता है and this is the structural growth driver for the company. अगर आप उनका रिटेंशन देखोगे तो काफ़ी अच्छा रिटेंशन है, ओवर 93%। एंड लॉन्ग टर्म में वो कह रहे हैं कि वो 85% के ऊपर रिटेंशन को मेंटेन कर सकते हैं। ऑपरेशनल जो विजिबिलिटी है जो ग्रोथ का, वो 27 का उन्होंने ऑलरेडी कर चुका है और FY 28 का दे हैव ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ग्रोथ विजिबिलिटी। सो दे आर टारगेटिंग 25 से 30% का ग्रोथ विद स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एंड इंप्रूविंग रिटर्न रेशियो। और उनका जो ग्रोथ होगा विदाउट इक्विटी डायल्यूशन होगा और दिस विल बी सेल्फ फंडेड and their margins will expand as mature center of the overall portfolio increases, so they will get strong operating leverage going forward. So इनका कॉन कॉल काफ़ी अच्छा था, I would recommend you listening। इन्होंने काफ़ी सारे insights भी शेयर किए थे and they shared a lot of numbers as well। So इनका रिटर्न रेशियो इंक्रीज होते रहेगा, so they will generate a lot of cash flows। So मैनेजमेंट का अगर आप कॉन कॉल सुनोगे, so they have mentioned that Smartworks have entered a compounding phase and now going towards the next company which is IndiCube। सो अगर आप इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आया था विच इज अराउंड 45%। सो इस क्वार्टर में अराउंड 45% का रेवेन्यू ग्रोथ आया 395 करोड़ और जो इनका एबिटा ग्रोथ था वो 82% था। सो ये नॉर्मलाइज्ड बेसिस में, इंडियाज के बेसिस में नहीं है, विच गिव्स द राइट पिक्चर टू अस। ये मैं आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। सो आप इनका अगर इन्वेस्टर पीपीटी देखोगे IndiCube का, इन्होंने लास्ट में डिटेल में शेयर किया था कि वाई इंडियस एबिटा में आपको नहीं देखना, आपको एडजस्टेड बेसिस में देखना है, वो आपको राइट पिक्चर देगा। सो इफ यू सी देयर ROC विच इज कंटिन्यूसली इंप्रूविंग, उनका ROE इस क्वार्टर में 22% हो चुका है। सो करंटली देर नेट डेट फ्री। दिस इज द आई गैप बेसिस, सो आई बेसिस में आपको फोकस करना है। एंड देयर टोटल PBT on IGAP basis is 46 करोड़ एंड पैट विच इज अराउंड 40 करोड़। सो ये कंपनी प्रॉफिट, अगर आप स्क्रीनर में देखोगे तो आपको लॉस शो होगा, लेकिन एक्चुअल में कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है और ये इनकम टैक्स भी पे कर रही है। एंड इफ आई टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग मेट्रिक्स, ईयर ऑन ईयर AUM का ग्रोथ था वो अराउंड 9.55 मिलियन स्क्वायर फीट विच इज अराउंड 19% ग्रोथ। सेंटर एडिशन अराउंड 21 सेंटर्स ऐड किया था उन्होंने इस क्वार्टर में, तो टोटल सेंटर्स है अराउंड 129 एंड सीट उनका 212,000 है। सो YoY ग्रोथ ऑफ अराउंड 19,000। सो दे एडेड अराउंड 33,000 सीट्स दिस क्वार्टर और उनका ऑक्यूपेंसी में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। सो दिस क्वार्टर दे एक्सपैंडेड बाय ओवर 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट और मैनेजमेंट ने कहा है कि उनको जो नेक्स्ट 18 से 24 मंथ्स है उसमें दे आर टारगेटिंग टू ऐड अराउंड 72,000 सीट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस दे कैन कंटिन्यू टू मेंटेन देयर 30% ग्रोथ। एंड उनका जो मार्जिन गाइडेंस है लॉन्ग टर्म का, जो एबिटा मार्जिन गाइडेंस है ऑन नॉर्मलाइज्ड बेसिस, दे आर टारगेटिंग अराउंड 20 से 21%। और GCC अभी करेंटली इनको 56% ऑफ द टोटल रेवेन्यू कैटर करता है एंड दिस इज द स्ट्रक्चरल ग्रोथ ड्राइवर। सो साउथ इंडिया इनका 80% ऑफ द जो पोर्टफोलियो है वो साउथ इंडिया में है, वैल्यू एडेड सर्विसेज है। सो सभी कंपनीज का ट्रेंड देखोगे ना, सब अपना वैल्यू एडेड सर्विस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। इनका जो करंट अभी रेवेन्यू है वैल्यू एडेड सर्विस से अराउंड 13% है और मैनेजमेंट टारगेट कर रहा है कि इसको इंक्रीज करके 15% कर देगा। सो ओवरऑल जो कोवर्किंग सेगमेंट है उसमें अगर ग्रोथ 30% आएगा तो सभी कंपनीज का वैल्यू एडेड सेगमेंट उससे ज़्यादा ग्रोथ आ रहा है। एंड इफ यू सी देयर क्लाइंट मेट्रिक्स, सो इनका जो मेजॉरिटी जो क्लाइंट्स है वो 300 सीट्स के ऊपर है एज स्मार्टवर्क्स की तरह, और उनका जो क्लाइंट स्टिकीनेस है उसमें काफ़ी अच्छा रिटेंशन है। सो देयर क्लाइंट रिटेंशन इज ओवर 95%। ये हमें बताता है कि बिजनेस का आपको विजिबिलिटी क्या है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेट्रिक हो जाता है। एंड इफ यू सी देयर लॉक इन, तो इनका लॉक इन जो है क्लाइंट के साथ वो अराउंड 3 ईयर्स है। सो कॉन कॉल में इनसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसा है कोई कंपनी जो आपको 1 या 2 मंथ्स में लीव कर दे, तो उस केस में आप क्या करते हो? तो मैनेजमेंट कह रहा था कि ऐसा पहली बात होता नहीं है, बहुत रेयर केसेस में होता है क्योंकि वो उन्हीं कंपनीज को लेते हैं और उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो काफ़ी अच्छा है। के साथ ऐसा कुछ केस हुआ है जब क्लाइंट्स ने पहले लीव कर दिया था बिफोर द लॉक इन पीरियड, उस केस में दे कलेक्टेड 95 से 96% ऑफ द टोटल रेंट जो लॉक इन पीरियड का था, तो वो इशू नहीं है। एंड दे ऑल्सो टेक लीगल एक्शन। सो अगर आप इनका OCF बाय एबिटा देखोगे कि इसको ओवर 1 के ऊपर मेंटेन करेगी, जो उनका OCF बाय एबिटा होगा वो 1 के ऊपर मेंटेन रखेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक आपको ट्रैक करना है। जो OCF बाय एबिटा सभी कंपनीज का गाइडेंस है कि 1 के ऊपर मेंटेन रखेगा, जैसे स्मार्टवर्क्स का 1.2 के ऊपर का गाइडेंस है। एंड इफ यू सी AWFIS उनका भी 1.1 के आसपास है और IndiCube इफ यू सी इट इज ओवर 1। सो इफ आई टॉक अबाउट द ग्रोथ आउटलुक, दे आर टारगेटिंग टू 1.5 से 2 मिलियन स्क्वायर फीट एडिशन एवरी ईयर, तो 30% की ग्रोथ कर सकते हैं विद अ मार्जिन ऑफ अराउंड 20 से 21%। एंड नाउ लेट्स गो टू द अदर कंपनी विच इज
वीवर्क। सो वीवर्क का अगर आप ऑपरेशनल एरिया देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया, एंड देयर ऑपरेशनल डेस्क कैपेसिटी एक्सपेंडेड बाय ओवर 20% वाई बेसिस में। एंड इफ आई शो देयर ऑक्यूपेंसी, ऑक्यूपेंसी में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया। नाउ द करंट ऑक्यूपेंसी इज ऑल टाइम हाई एट 84%। सो उनका अगर फुटप्रिंट देखोगे तो उनका टोटल 73 सेंटर्स है अक्रॉस 8 सिटीज़। सो मेच्योर सेंटर में भी ऑक्यूपेंसी इंक्रीज हुआ, विच इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। एंड करंटली इफ यू सी, सो दिस क्वार्टर उनका जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो अराउंड 27% था, जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ था। एंड देयर एबिटा ग्रोथ 47%, सो उनको काफ़ी अच्छा मार्जिन एक्सपेंशन मिला। सो दे करंट मार्जिन अराउंड 21%। सो दे पैड ग्रू मल्टीफोल्ड। अगर आप उनका टोटल रेवेन्यू टू रेंट देखोगे तो अराउंड 2.8x है। सो रिटर्न रेशियो में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आया। इफ़ यू सी ऑन वाई ओ वाई बेसिस में इनको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला। करेंटली देयर आर ओ सी इज ओवर 33%, एंड द ऑपरेटिंग कैश फ्लो विच दे जनरेटेड इज वेरी हेल्दी, विच इज ओवर 119%। एंड देयर ऑपरेटिंग ओ सी एफ टू एबिटा इज 1.5x। अगर आप पीयर्स का देखोगे तो 1.1 से 1.2x है, लेकिन मैनेजमेंट का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस है 1.1 से 2x ही है सभी का। पेड अ लॉट ऑफ डेट, और उनको बोरिंग कॉस्ट में भी इंप्रूवमेंट मिला जैसे स्मार्टवर्क्स को भी मिला था। सो देयर नेट डेट टू एबिटा इज वेरी हेल्दी एट 0.25x। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या क्या कहा था। सो उनका जो ग्रोथ आया था इट केम बिकॉज ऑफ द हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, जो सीट्स उन्होंने ऐड किया था, एंड दे वैल्यू एडेड सेगमेंट ऑल्सो रिपोर्टेड अ वेरी हेल्दी ग्रोथ। सो उनका अगर आप टोटल प्लांट कैपेसिटी देखोगे दैट इज अराउंड 11.4 मिलियन स्क्वायर फीट, एंड विच इज ओवर 171,000 सीट्स। सो उनका 40% ऑफ द ग्रोथ इंक्रीमेंटल ग्रोथ है वो ऑलरेडी लॉक इन हो चुका है। तो हमें ये 2 साल का विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा दे रहा है वीवर्क। एंड देयर ऑक्यूपेंसी इफ यू सी, the occupancy reached an all-time high of 84%, and if I show you their occupied seats, it grew by over 30%. So currently इनको काफ़ी अच्छा डिमांड मिल रहा है फ्रॉम एंटरप्राइज एज वेल एज जीसीसी। सो मैनेज्ड ऑफिस इफ यू सी करंटली कंट्रीब्यूट्स अराउंड 21% ऑफ द टोटल रेवेन्यू, और इस साल का जो एनुअलाइज्ड रन रेट है मैनेज्ड ऑफिस सेगमेंट का वो है अराउंड 530 करोड़। और अगर लास्ट 2 ईयर का कैगर देखोगे आप, वो 63% से ग्रो किया है। और मैनेजमेंट कह रहा है कि वो इसको 30% ला देगा ओवरऑल रेवेन्यू का, बिकॉज दे आर सीइंग अ गुड ट्रैक्शन हेयर। सो उनका जो ब्रेक इवन हो रहा है वो 55% ऑफ द ऑक्यूपेंसी पे इनका ब्रेक इवन होता है। एंड इफ यू सी द लीज एस्केलेशन, सो एवरी 3 ईयर दे डू अ प्राइस एस्केलेशन ऑफ 12 से 15%। सो एनुअली आप अज्यूम कर सकते हो 5 से 6% फॉर ऑल फ्लेक्स ऑपरेटर्स। सो करंटली उनका जो एवरेज रेवेन्यू पर सीट है जैसा मैंने डिस्कस करता हूँ 22,000, और उनका जो पे बैक पीरियड है वो है अराउंड 36 मंथ्स। सो करंटली एंटरप्राइज क्लाइंट्स को जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वहां से उनका 74% ऑफ द रेवेन्यू आ रहा है, और उसमें जो 40% है वो जीसीसी से आ रहा है। जो उनका जीसीसी में काफ़ी अच्छा इनको ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रहा है। ये सभी कंपनीज ने कहा कि जीसीसी से उनको काफ़ी अच्छा डिमांड मिल रहा है। एंड इफ यू सी द गाइडेंस 30,000 सीट ऐड कर सकता है फ्रॉम नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, एंड करंटली एंड मार्जिन्स उनका सिमिलर रहेगा 20 से 21%। डिस्पाइट ऑफ द केपेक्स दे विल बी एबल टू मेंटेन द मार्जिन्स बिकॉज ऑफ द इंप्रूविंग ऑक्यूपेंसी। सो सभी कंपनीज इफ यू सी ऑन एन एवरेज आर टारगेटिंग ओवर 25% ग्रोथ। सो इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। बट स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन स्टॉक प्राइस क्यों कंटिन्यूसली गिरते जा रहा है। सो जनवरी के आसपास अगर आप देखोगे तो एआई का ना जो पैनिक है वो काफ़ी ज़्यादा चालू हो चुका था। आईटी स्टॉक्स में सेल डाउन चालू हुआ था फ्रॉम जनवरी टू फेब। तो इसके कारण इफ यू सी द सेंटिमेंट्स कि एआई के कारण जो हायरिंग है वो कम हो जाएगा। तो अगर हायरिंग कम हो जाता है सो ये कोवर्किंग कंपनीज के लिए काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता है। एंड अगर आप सोचो एआई जॉब खाने लगता है देन ऑक्यूपेंसी भी डिक्रीज होने लगेगा फ्यूचर में। तो मार्केट क्या होता है, कोई भी रिस्क मार्केट को दिखता है तो पहले वो बेचता है फिर डिसाइड करता है। तो इसके कारण आप सोच सकते हो कि स्टॉक्स में प्रेशर चल रहा है। सो कमर्शियल लीजिंग एज अ सेगमेंट 2-3 महीनों में काफ़ी अच्छा नहीं किया है बिकॉज ऑफ दिस एआई स्केयर। तो ये हमें ट्रैक करना है कि एआई ये सेक्टर में क्या इंपैक्ट करता है। दिस वी हैव टू कीप ट्रैकिंग क्योंकि ये इवॉल्विंग है। करंटली इफ यू ट्रैक द अर्निंग्स कॉल रिजल्ट्स कमेंट्री गाइडेंस तो अभी के लिए तो सब अच्छा है, लेकिन हमें ये ट्रैक करना है कि फ्यूचर में जो 25-30% का ग्रोथ मोमेंटम है ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। सो करंटली अगर आप इनका वैल्यूएशन देखोगे ना और ईवी बाई, तो जैसा मैंने आपको वो मेट्रिक शेयर किया था एबिटा, जो एडजस्टेड एबिटा था, तो उस पर आपको ट्रैक करना है। वो सभी कंपनीज का सिंगल डिजिट के भी नीचे आ चुका है। सो स्मार्ट वर्क्स का अराउंड 10-11 टाइम्स के आसपास चल रहा है। एंड वेर एज AWFIS अगर आप EFC सभी कंपनीज का देखोगे ना वो 7-8 टाइम्स के आसपास ही चल रहा है सभी कंपनीज का ऑन FY27 अर्निंग्स। सो हमें ये देखना है कि ये कंपनी जो अपना ग्रोथ गाइडेंस दिया है उसको मेंटेन कर पाता है या नहीं कर पाता है। एंड इफ दे मेंटेन वी कैन सी गुड स्टॉक प्राइस एप्रिसिएशन। सो हमें ये ट्रैक करना है कि ये ग्रोथ मोमेंटम को मेंटेन रख पाते हैं कि नहीं रख पाते, डिस्पाइट ऑफ द एआई अनसर्टेनिटी। सो अभी एआई के चक्कर में पूरा ये सेक्टर में डी रेटिंग हुआ है। सो सभी कंपनीज का जैसा मैंने एक और बार आपके साथ डिस्कस किया
था, फिर भी मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। जैसे आप सभी कंपनीज़ का देखोगे ना, इनका एबिटा मार्जिन जो है आपको स्क्रीनर पे 36-38% दिखेगा, लेकिन इनका जो एक्चुअल एबिटा मार्जिन जैसे AWFS का अराउंड 15% है, और वहीं वीवर्क का 20% है, देन इंडीक्यूब का अराउंड 21% है। तो आपको उनका मार्जिन्स इन्वेस्टर पीपीटी से देखना है, दैट इज़ द रियल एबिटा, नॉट द स्क्रीनर में जो एबिटा है, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट ऑन लीज लायबिलिटी है और डेप्रिसिएशन है उसको हटाया हुआ नहीं है। सो आपको वो हटा के देखना है, वो आपको राइट पिक्चर देगा। एंड जो एडजस्टेड एबिटा है, दैट इज एक्चुअली द कैश फ्लो दे जनरेट। सो उनका जो एडजस्टेड एबिटा बाई कैश फ्लो कन्वर्जन है वो ओवर 1x है। इनफैक्ट कोई कोई कंपनीज का ये 1.2 से 1.5x भी है। सो ये कंपनीज कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और ये जो 25-30% इनका ग्रोथ जो आप देख पा रहे हो, ये विदाउट टेकिंग डेट है या इक्विटी डायल्यूशन, तो ये काफी अच्छा है। और इनका जो रिटर्न रेशियो है वो भी काफी अच्छा है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज अगर आप देखोगे, एक कॉन कॉल में ट्रेंड है, सभी कंपनीज ये कह रहे हैं कि जीसी से उनको काफी अच्छा डिमांड मिल रहा है, एंड दे आर ऑल एक्सपेंडिंग देयर वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो वैल्यूएशन मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सो मेजॉरिटी ऑफ द जो स्टॉक फॉल हुआ है वो एआई अनसर्टेनिटी के कारण हुआ है, क्योंकि एआई का जो रिस्क है वो प्ले आउट होता है, तो लॉन्ग टर्म में हायरिंग काफी ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये कोवर्किंग कंपनीज का डिमांड ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप ईएफसी का कॉन कॉल देखते हो, उन्होंने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव शेयर किया था। पहला उन्होंने कहा है कि इतना अनसर्टेनिटी है, इसलिए कंपनी क्या कर रहा है, फ्रॉम केपेक्स मॉडल, जैसे कोई बड़ा कंपनी है वो एक ऑफिस खोलता है तो उसमें काफी ज्यादा खर्चा होता है, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया पहले, तो वो कंपनी ओपेक्स मॉडल पे शिफ्ट हो रहा है, ताकि फ्यूचर इतना अनसर्टन है तो वो अपने ऑपरेटिंग कॉस्ट में उसको रखना चाह रहा है, ना कि बड़ा सा केपेक्स करके वो फंस जाए। तो इन कंपनीज को इस कारण टेलविंड्स भी मिल रहा है। तो ईएफसी का मैनेजमेंट ने ये शेयर किया था। तो हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड इंटैक्ट रहता है कि नहीं रहता है। ऑनेस्टली मुझे जो लग रहा है, वही आरईआईटी कंपनीज को देखोगे, रीट्स, उनमें इतना करेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन कोवर्किंग कंपनीज में करेक्शन हुआ है। वह रियल एस्टेट कंपनीज में भी काफी अच्छा करेक्शन हुआ है। तो अगर ये सब कंपनीज का ऑक्यूपेंसी इंटैक्ट रहता है और उनका अगर ग्रोथ यही आते रहता है, तो वी कैन सी अ गुड री रेटिंग। सो हमने डी रेटिंग देखा था, भी सभी कंपनीज का अगर वैल्यूएशन देखोगे, थ्रो अवे वैल्यूएशन पे चल रहा है। अगर आप इनका प्राइस टू कैश फ्लो आप देखोगे, तो जैसा मैंने कहा था, वो 7 से 10 टाइम्स के आसपास चल रहा है, तो उसमें काफी अच्छा हम री रेटिंग देख सकते हैं। एंड ऑल आर नेट डेट फ्री। उनका हमें एएलएम मिसमैच, जैसा मैंने आपको कहा था, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, तो ये हमें ट्रैक करना है। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप कोई भी कोवर्किंग कंपनी को देख रहे हो, तो उसको आपको ऑक्यूपेंसी देखना है। अगर ऑक्यूपेंसी में गड़बड़ आने लगता है, देन यू हैव टू जस्ट एग्जिट। सो एवरी क्वार्टर यू हैव टू कीप ट्रैकिंग। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर सर्विसेज, यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये वीडियो में काफी ज्यादा एफर्ट लगा, तो मैं ट्राई करके पांचों कंपनी आपके साथ कवर कर लूँ। अगर आपको कोई और सेक्टर पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।